जहाँ जानवरों के सिवा इंसानों का नामो निशान नहीं था। लेकिन आज उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके बाहर आग जलाई गई थी और आग के सामने एक नौजवान शख्स बैठा न जाने क्या सोच रहा था। वह शख्स बिना पलकें झपकाए आग की लपटों को देख रहा था। उसी जंगल में किसी के चलने की आहट महसूस हुई। सूखे पत्तों पर कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। पैरों के चलने की आवाज अब झोपड़ी के करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आने वाला शख्स झोपड़ी के पास आ रहा है और वाकई में ऐसा ही हुआ। एक नौजवान शख्स जिसने ब्लू कलर की हुडी पहनी थी आग के सामने आकर आग के पास बैठे उस शख्स को देखते हुए बोला, तुमने मुझे बुलाया? वह आदमी उठा और बिना कुछ सोचे समझे ब्लू हुडी वाले शख्स के मुंह पर जोरदार पंच मारते हुए बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें पैसा दिया था उसको मारने के लिए, लेकिन वह जिंदा है। ब्लू हुडी वाले शख्स ने अपने होंठों से निकल रहे खून को साफ करते हुए कहा, जानता हूँ वह जिंदा है क्योंकि मैंने उसे जिंदा रखा है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। दूसरे शख्स ने उसकी हुडी के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब हमारे बीच उसकी जान का सौदा हुआ था तब तुम उससे मोहब्बत नहीं करते थे। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। ब्लू हुडी वाले शख्स ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अपनी हद में रहकर बात करो। मुझे भी हाथ उठाना आता है। मुझसे तुम लॉयल्टी की उम्मीद कर रहे थे। जो खुद अपनों का लॉयल नहीं हो सका वो मुझसे लॉयल होने की उम्मीद कर रहा था। रबिश। ने एक बार फिर अपना पंच उसकी तरफ बढ़ाया। उसका पंच हुडी वाले के मुंह पर पड़ता उससे पहले ही ब्लू हुडी वाले शख्स ने बीच में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, स्टॉप। मैंने उसे मारा नहीं था, लेकिन मैंने उसे हीरा मंडी जैसी गंदी जगह पर बेच दिया था। मैंने सोचा उसे मारकर मुझे क्या हासिल होगा। तुमने मुझे उसकी जान की कीमत दी थी और मैंने उसके वजूद का सौदा करके डबल कीमत वसूल ली। तुम चाहते थे वह तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए और मैंने उसे दूर कर दिया। तो आज इतने साल बाद मुझसे मिलने का मकसद क्या है? ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं अपना मकसद तुम्हें बताऊं? तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। बस एक बात याद रखना मिस्टर, तुमने को धोखा दिया है। धोखा और धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करता। बहुत जल्द मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। वेट एंड वॉच। इतना कहकर ने जलती आग को पैर से मारा तो आग बिखर कर रह गई। वह ब्लू हुडी वाले शख्स को घूरते हुए वहां से चला गया। हुडी वाला शख्स अपने होंठों को दांतों तले दबाते हुए बोला, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि अब जैस्मीन मेरा जुनून है। उसे मैं हर कीमत पर हासिल करके तुम सबसे दूर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां उसकी और मेरी सिवा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वह शैतान की तरह हंसने लगा। रायचंद विला। सभी मेहमान जा चुके थे। अब उस विला में सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे। अलवी रायचंद ने अपने लाडले बेटे को देखते हुए पूछा, ऐश, बाहर तुमने किसी को जवाब नहीं दिया, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे जानना है कि यह लड़की कौन है, इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है और किस हैसियत से यह तुम्हारे साथ यहाँ आई है? ऐश ने लापरवाही से अपनी माँ को देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मॉम? आप ये टीवी सीरियल्स की सास वाला रोल क्यों प्ले कर रही हैं? आप लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और किस हैसियत से आई है? क्या आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं है कि ये मेरे साथ आई है? अखिल रायचंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐश, लफ्जों से खेलना बंद करोगे? कौन है ये लड़की? मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे ये पूछूंगा कि दुनिया की सारी लड़कियां मर गई थीं, जो तुम एक नाचने वाली को उठाकर लाए हो। कम से कम अपनी हैसियत देख कर लाते। एरा की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसे तकलीफ हो रही थी। हाँ, आज उसे वाकई में तकलीफ महसूस हो रही थी। ऐश ने अखिल रायचंद को देखते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, ये लड़की और नाचने वाली क्या लगा रखा है? इसका एक नाम है। आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है तो मैं बताता हूँ। ये मेरी नई केयरटेकर है। मैं इसे अपने लिए लेकर आया हूँ। आप जानते हैं मैं हर साल अपनी केयरटेकर बदलता हूँ। हर बार आपकी पसंद होती थी, इस बार मेरी पसंद है। तो इसमें आप सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एरा इस बार हैरानी से ऐश रायचंद को देख रही थी। क्या उसने उसे बीवी मानने से इनकार कर दिया था? उसे वाकई में अब ऐश के लफ्ज तकलीफ दे रहे थे। वह उसे यहाँ नौकर की हैसियत से रख रहा था। क्या इसलिए उसने उससे शादी की थी?
अलवी रायचंद एरा के पास गईं और उसके शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ करते हुए बोली, मेरे बेटे को ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या उसने कुछ गलत कर दिया है? ऐसा क्या किया तुमने जो वह तुम जैसी नाचने वाली को अपना नौकर बना लिया? ऐसा कौन सा टोना टोटका किया है मेरे बेटे पर जो वह तुम जैसी गिरी हुई को अपने साथ लाया है? एरा को अपने बाजू में दर्द महसूस हो रहा था। ऐश अपनी माँ के पास जाकर एक झटके से उनका हाथ एरा के हाथ से अलग करते हुए बोला, दूर हटिए मॉम, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आज के वक्त में भी आप टोना टोटका जैसी घटिया बातों पर यकीन करती हैं। अगर इसे ये सब आता होगा तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वो आप पर अप्लाई करे, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप पर अप्लाई करने में फायदा रहेगा। अलवी रायचंद चीखते हुए बोली, बकवास बंद करो ऐश, कोई मजाक नहीं हो रहा है। हर बार तुम्हारी जिद, तुम्हारा पागलपन और तुम्हारा जुनून पूरा किया जाए, ये जरूरी नहीं है। तुम एक नाचने वाली को उठाकर लाओगे और कहोगे कि ये तुम्हारी केयर टेकर है और हम उसे मानकर रख लेंगे। नाचने वाली सिर्फ कोठों पर अच्छी लगती है, बड़ी हवेलियों में नहीं। ऐश ने अपनी माँ के चेहरे को देखते हुए कहा, स्टॉप नॉनसेंस मॉम, अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरी बीवी है तो क्या करेंगी आप? क्या तब भी आप इसे घर से बाहर निकालेंगी? अलवी रायचंद का हाथ उठा लेकिन हवा में ही रुक गया। उन्होंने ऐश की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस लड़की को जान से मार दूंगी, क्योंकि मैं एक गिरी हुई, कैरेक्टरलेस और मर्दों के सामने अपने वजूद की नुमाइश करने वाली लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। अगर तुमने कभी जिंदगी में इससे शादी की ना, तो याद रखना तुम्हें रायचंद विला से अपना हर रिश्ता खत्म करना होगा। अखिल रायचंद ने अपनी बीवी को संभालते हुए कहा, रिलैक्स। ऐश सबको देखते हुए बोला, हो गया? अब मैं बोलूं? ये मेरी केयर टेकर है और रहेगी। जिसको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात ना करे। और रही बात ये कि अगर ये यहाँ रहेगी तो आप मुझे यहाँ नहीं रहने देंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा भी घर है। मेरे बाप ने मुझे कहीं बाहर से अडॉप्ट नहीं किया था, आपने ही मुझे पैदा किया था। मैं अच्छा जरूर हूँ, पर इतना अच्छा नहीं हूँ कि अपना हक छोड़ दूंगा। मैं और ये दोनों यहीं रहेंगे, जिसको जो करना है कर सकता है। आई डोंट केयर। अलवी रायचंद ऐश को देखते हुए चीखी, ये यहाँ नहीं रहेगी। मैं एक नाचने वाली को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐश ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर उतनी ही जिद के साथ कहा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है। अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मेरी मौत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मंजूर है? अलवी रायचंद लड़खड़ा गईं। वह गिरती उससे पहले अखिल रायचंद ने उन्हें संभाल लिया। सारांश, रियांश और मोना ऐश को हैरानी से और एरा को गुस्से से घूर रहे थे। अखिल रायचंद इसलिए खामोश थे क्योंकि वह अपने बेटे की हर रग से वाकिफ थे। उनका बेटा सिर्फ हवा में धमकियां नहीं देता था, वह वाकई में ऐसा कर सकता था। एरा बस हैरानी से ऐश को देख रही थी। वह ये सब क्यों कर रहा था? उसका सिर चकराने लगा था। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा विला अंधेरे में डूब गया हो। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सभी लोग लिविंग एरिया में इकट्ठा थे। विदुर खन्ना, लॉरेंस खन्ना, आरोही खन्ना, आराध्य, सम्राट और बाकी सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। सम्राट ने सबको देखते हुए कहा, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हमारी डॉल को देखा है। सारांश रायचंद के छोटे भाई के साथ हमारी डॉल थी। किस रिश्ते से थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो हमारी गुड़िया थी, हमारी जान। लॉरेंस खन्ना ने सम्राट के शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? तुम सच कह रहे हो ना? वो हमारी जैस्मिन थी ना? मेरी जैस्मिन। सम्राट ने अपने चाचू की आंखों में बेचैनी देखकर कहा, हाँ चाचू, वो हमारी जैस्मिन थी, जिसे हम डॉल की तरह मोहब्बत करते थे। तभी बीच में आरोही जी ने कहा, ये वही जैस्मिन है जो आप लोगों की और इस घर की इज्जत के बारे में बिना सोचे समझे अपने आशिक के साथ घर से भाग गई थी। ये वही जैस्मिन थी जिसने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की थी। जिसे हमारी कदर नहीं थी, वो हमारे लिए मर चुकी है, और जो हमारे लिए मर चुका है उसके बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। कियान अपनी बड़ी मॉम को देखते हुए बोला, बड़ी मॉम, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? वो आपकी बेटी है, आपने उन्हें जन्म दिया है। आरोही जी ने सबको देखते हुए कहा, मैंने उसे जन्म दिया और आज मैं ही कह रही हूँ कि वो हमारे लिए मर गई है।
जैसे उसे हमारी परवाह नहीं थी, हमारी मोहब्बत की परवाह नहीं थी, तो हम उसकी परवाह क्यों करें? सम्राट ने अपनी माँ की बातों को बीच में काटते हुए कहा, चलिए नहीं करते उसकी परवाह, पर मुझे एक सवाल का जवाब दे मॉम। अगर वो अपने आशिक के साथ भागी थी तो वो एक नाचने वाली कैसे बन गई? सम्राट के लफ्ज थे या आसमान से गिरी बिजली जिसने सबको अपनी जगह से हिला दिया था। सब सम्राट का चेहरा देखने लगे तो सम्राट ने सबको देखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जिसे हम शहर शहर ढूंढते भटकते फिर रहे थे वो हमारे पास ही थी। वो हीरा मंडी महफिल की तवायफ थी, कोई आम तवायफ नहीं, एक खास तवायफ थी, एरा, हीरा मंडी की कोहिनूर। विदुर खन्ना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल में खंजर घोंप दिया हो। उन्हें पहली बार अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और सोफे पर ढह गए। उनकी हालत देखकर सभी परेशान हो गए। लॉरेंस भागकर उनके पास गए तो उन्होंने गहरी सांस खींचते हुए कहा, लॉरेंस, हमें हमारी बेटी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। लॉरेंस, जो खुद टूट रहे थे, उन्होंने अपने भाई को संभालते हुए कहा, भैया आप परेशान मत होइए, हम अपनी लाडो को वापस लेकर आएंगे। विदुर खन्ना बेहोश हो गए। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। ये न्यूज खन्ना मेंशन के लिए किसी बम से कम नहीं थी। आरोही खन्ना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि आगे से उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद ही डिस्चार्ज के बारे में बताया जाएगा। दूसरी तरफ रायचंद विला में डॉक्टर हानिया एरा को चेक करते हुए बोली, क्या ये स्लीपिंग पिल्स लेती हैं? अलवी रायचंद गुस्से से भड़कते हुए बोली, हमें क्या पता ये क्या लेती है और क्या नहीं। ये इस घर की महज नौकरानी है जो आज ही आई है और हम एक दिन की आई नौकरानी के बारे में इतनी खबर नहीं रखते हैं। डॉक्टर हानिया ने एक बार एरा को और फिर एक बार अलवी रायचंद को देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? ये एक नौकरानी है? क्या आप जानती हैं ये कौन है? डॉक्टर हानिया के सवाल से सभी उनका चेहरा देखने लगे तो डॉक्टर हानिया ने एरा की बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हुए कहा, सॉरी मिसेस रायचंद, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि जिसे आप नौकरानी कह रही हैं वो कोई आम लड़की नहीं है। इतना कहकर वह ऐश को कुछ दवाइयों के बारे में बताकर चली गई। सुबह का वक्त। एरा को जब होश आया तो खुद को एक अनजान जगह देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी गर्दन इधर से उधर घुमाई तो सामने बैठे शख्स को देखकर उसकी चीख निकल गई। आह! उसका वजूद थरथराने लगा। सामने बैठे शख्स ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ गुलाबो, मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? एरा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे गीले हो रहे हैं। उसने अपने कांपते हाथों से अपने गाल को छुआ तो उसके हाथों पर आंसुओं की कई बूंदें आ गईं। उसकी धड़कनें इतनी ज्यादा तेज थीं कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। वो बेड से उठी और बिना सामने बैठे शख्स को समझने का मौका दिए डोर ओपन करके भागने लगी। वो शख्स उसके पीछे आया। वो भागते भागते सीढ़ियों से उतरकर कॉरिडोर में भागते हुए पहुंची तो देखा कि वो शख्स उसके पीछे एक धुन बजाते हुए उसके पास आ रहा था। वो पीछे देखते हुए जा रही थी कि सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। वो मुंह के बल जमीन पर गिरती, उससे पहले ही उस शख्स ने उसे कमर से पकड़ लिया। एरा ने चेहरा उठाकर देखा तो अपने सामने ऐश को देखकर एक झटके से ऐश के सीने से लग गई। उसने ऐश को इतनी कसकर गले लगाया कि ऐश भी एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सा गया। वो जो आज अपनी बेवक्त की नींद से परेशान था, उसकी नींद चुटकियों में गायब हो गई। एरा उसकी बैक की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए बोली, प्लीज मुझे उससे बचा लो, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एरा को एक झटके से खुद से दूर किया तो एरा का चेहरा एकदम गुलाबी हो चुका था। नाक लाल हो चुकी थी। आंखें इतनी लाल थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून निकल आएगा। एरा हिचकियों के साथ रो रही थी। ऐश उसे समझा भी रहा था, पूछ भी रहा था, लेकिन उसे जैसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। शायद उसने ऐसे इंसान को यहाँ देखा था जिसके बारे में उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऐश को अब एरा पर गुस्सा आ रहा था। उसने कसकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा तो एरा अपनी जगह से हिल गई।
आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन अब वो एकदम खामोश हो गई थी। ऐश ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? एरा खामोश रही। उसको अभी भी उसी तरह बुत बने देखकर इस बार ऐश ने उसके बालों को कसकर पीछे से पकड़ लिया और अपने होंठों को उसके होंठों से जोड़ दिया। ऐश उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि उसके होंठों को काट रहा था, उसे तकलीफ दे रहा था। इतनी तकलीफ देने के बावजूद एरा ने उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे और कसकर पकड़ लिया। ऐश उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाए अपने दांतों से उसके होंठों को जख्मी कर रहा था। लेकिन जब उसने एरा का उल्टा रिएक्शन देखा तो वह झटके से एरा से दूर हो गया। एरा ने एक बार उसके चेहरे को देखा और फिर उसके सीने से लगते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू जंगली इंसान। ऐश को उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों ही समझ नहीं आ रहा था। जो लड़की कुछ वक्त पहले रो रही थी, बिलख रही थी, वो अब उसे थैंक यू बोल रही थी। क्यों? किस लिए? क्या इस थप्पड़ के लिए? ऐश ने झटके से उसे खुद से दूर करते हुए कहा, दूर हटो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? मैंने कितनी बार कहा है मुझसे चिपकना बंद करो। एरा ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे वजूद से चिपकी थी, होंठों से तो तुमने खुद चिपकाया था। ऐश ने उसके लफ्जों से चिढ़ते हुए कहा, तुम वाकई में बेशर्म हो। ये बेशर्मी का चैप्टर क्लोज करो और जाकर किचन में मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो। मेरा ब्रेकफास्ट अलग तैयार होता है। मैं जिम जा रहा हूँ। जिम से आने के बाद मेरी हर एक चीज रेडी होनी चाहिए, और ये कैसे होगा ये तुम खुद जानोगी। और अगर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। एरा उसके करीब आते हुए बोली, बाहर फेंक कर तो दिखाओ, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। ऐश मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उसने एरा के जबड़े को दबोचते हुए कहा, मुझे ज्यादा म्याऊं म्याऊं करने वाली बिल्लियां जहर लगती है। आइंदा अपनी जुबान को मेरे सामने लगाम देना। एरा ने बीच में कहा, वरना गूंगा कर दोगे। ऐश ने उसे दीवार से लगाते हुए बिल्कुल उसके करीब खड़े होकर कहा, नहीं, बल्कि इन होंठों को सिल दूंगा। वैसे रात में बेचैनी तो बहुत हुई होगी ना। उसकी पहली बात से एरा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी दूसरी बात उसे समझ में नहीं आई। ऐश उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा तो एरा को अपनी बॉडी में सनसनाहट सी महसूस हुई। कोई भी मर्द उसके इतने करीब नहीं आया था। एक था जिसे सिर्फ लफ्जों से करीब किया था, कभी अपने वजूद के करीब आने ही नहीं दिया था। उसकी आंखों में सवालिया निशान देखकर ऐश ने उसके चेहरे को दूसरी तरफ झटकते हुए कहा, क्योंकि कल रात कोई मर्द साथ में सोने के लिए नहीं मिला तो बेचैनी तो होगी ना। पर अब तुम्हें हर रात इसी तरह अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। तुम्हें ये सजा काटनी होगी। और एक बात, मेरी मॉम से बिल्कुल भी बदतमीजी मत करना। वो तुम्हें कुछ भी कहें, तुम उनके सामने खामोश रहोगी। ऐश के लफ्जों ने एरा को तकलीफ दी थी, लेकिन जो तकलीफ वो 5 साल से बर्दाश्त कर रही थी, उसके सामने ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी। एरा मुस्कुराने लगी। ऐश उसकी मुस्कुराहट देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर ठहर सा गया। उसके गालों पर पड़ता वो डिंपल उसे न जाने किसकी याद दिला गया था। एरा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, कहीं मेरी नीयत तुम पर ही फिसल ना जाए। जानते तो हो, हम नाचने वाली जबरदस्ती भी सोना जानती हैं। इतना कहकर वह लिविंग एरिया में चली गई। जारी है जिम। ऐश, राज और राहुल साथ में जिम कर रहे थे। तीनों एक साथ रनिंग मशीन पर रनिंग कर रहे थे। ऐश बीच में था और राज, राहुल उसके लेफ्ट और राइट साइड में खड़े थे। राज ने ऐश को मशीन की स्पीड बीच में था और राज, राहुल उसके लेफ्ट और राइट साइड में खड़े थे। राज ने ऐश को मशीन की स्पीड बढ़ाते हुए देखा तो कहा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? ऐश ने गुस्से से राज को घूरते हुए कहा, तू सब कुछ जानता है, फिर भी ये सवाल क्यों पूछ रहा है? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते। तुम हमेशा हमारी सोच के बिल्कुल उलट काम करते हो। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम फ्यूचर में ऐसी लड़की से मोहब्बत, शादी करोगे जिसका स्टैंडर्ड और फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होगा। राज ने राहुल की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, एक बात मुझे भी बहुत अजीब लग रही है। तुम एक बदले के लिए ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार हो गए जो कोठे पर नाचती हो, जिसका वजूद 1000 मर्दों के बीच एक शोपीस की तरह रहा हो।
फिर भी तुमने ऐसी लड़की से शादी कर ली, ये बात बहुत अजीब है। हमने तुम्हें जितना जाना है और जितना देखा है, तुम इस्तेमाल की हुई चीज को कभी हाथ नहीं लगाते, देखना तक पसंद नहीं करते। तो तुमने एरा से शादी क्यों की? क्या इसकी वजह सिर्फ बदला था या कोई और वजह भी थी? ऐश ने दोनों को देखते हुए कहा। किसने कहा कि मैंने बदले के लिए शादी की है? ऐश के लफ्ज सुनकर दोनों अपनी जगह पर जम गए। मशीन रुक चुकी थी। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ पूछा, मतलब? ऐश ने अपनी मशीन रोकी, प्रोटीन शेक का एक घूंट लिया और मिनी टॉवल से चेहरा साफ करते हुए कहा, मैंने उससे बदले के लिए शादी नहीं की। मेरा बदला तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन मैंने उसे महफिल में सबके सामने थप्पड़ मारा था। उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने भी मार दिया, आज भी मार दिया। मेरा हिसाब तो कब का बराबर हो चुका है। मैंने उस लड़की से इसलिए शादी की क्योंकि उस लड़की ने पहली बार मुझे जिंदगी में हार का एहसास कराया था। हार की तकलीफ क्या होती है ये महसूस कराया था। उस लड़की ने अनजाने में ही सही मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैं अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की को शामिल करूंगा जो मुझे देखकर मुझसे नफरत करे, जो मुझे देखकर मेरे सामने बिखर न जाए। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, अब तक जितनी भी लड़कियां मुझसे मिली हैं, वो मेरे सामने रेत के ढेर की तरह बिखर जाती थीं। मेरे साथ फ्लर्ट करती थीं, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करती थीं, लेकिन ये लड़की अलग थी। इसने पहली मुलाकात में मुझे क्या क्या नहीं कहा, मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती की और मुझे चैलेंज भी किया कि मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। कोठे पर नाचने वाली लड़की से शादी करने की सबसे बड़ी वजह थी उसे गलत साबित करना। उसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं बना पाऊंगा। और तुम तो जानते ही हो, मुझे जिंदगी में वो काम करने में बहुत मजा आता है जो लोगों को नामुमकिन लगता है। जो लोग सोच भी नहीं सकते, मैं वही करता हूँ। अगर मुझे उस लड़की से बदला लेना होता तो मैं उसे इतने प्यार से ट्रीट क्यों करता? राहुल ने हैरानी से पूछा। इस ट्रीटमेंट को तुम प्यार से ट्रीट करना कहते हो? जो सच में प्यार से ट्रीट करते होंगे उसे क्या कहते होंगे? ऐश ने दोनों को देखते हुए कहा, मेरी लाइफ बुक में इसे ही प्यार से ट्रीट करना कहते हैं, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। राज ने उसे देखते हुए संजीदा लहजे में पूछा, तो कब तक उसके साथ खेलने का इरादा है? ऐश मुस्कुराया, जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। मुझे अपनी जिंदगी में अपनी पसंद का खिलौना मिला है, मुझे इस खिलौने के साथ बड़ा मजा आ रहा है, तो इतनी जल्दी उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस बार राहुल बोला, ऐश आराम से खेलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसी खिलौने से इश्क हो जाए। ऐश ने गुरूर से कहा, इम्पॉसिबल, मुझे और इस लड़की से इश्क, ये नामुमकिन है। तुम जानते हो ना, मुझे दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो फिर भी एक लड़की है, ऐसी लड़की के साथ इश्क करूंगा? पागल थोड़ी हूँ। अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तब भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ और जब तक दिल नहीं भरता खेलता रहूंगा। जिस दिन मेरा दिल भर गया उस दिन ये ऐश रायचंद उसे अपनी जिंदगी से दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगा। दोनों उसे घूरने लगे और वह अपनी सीटी की धुन बजाते हुए वहां से चला गया। किचन। एरा किचन में आई और एक मेड की मदद से ऐश के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जैसे ही पैन उठाने लगी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने अलवी रायचंद खड़ी थी। वो गुस्से से उसे घूर रही थी। उन्होंने झटके से उसका हाथ छोड़ा, जिससे उसका हाथ स्लैब के कोने से टकरा गया और दर्द से उसकी सिसकी निकल गई। अलवी रायचंद ने उसकी चोट लगी कलाई पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने की? तुम जैसी लड़की की हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे किचन में कदम रखने की और बिना मेरी इजाजत किसी भी चीज को हाथ लगाने की? क्या अपने साथ साथ मेरे घर को भी गंदा करने का इरादा है? एरा कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन ऐश के लफ्ज उसे याद आ गए। वह खामोश रही। उसकी खामोशी देखकर अलवी रायचंद बोली, इतनी भोली मत बनो जितना बनने का ड्रामा कर रही हो। तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोग सिर्फ घर उजाड़ना जानती हो। पहले अमीर मर्दों को अपने जाल में फंसाती हो, फिर अपने हुस्न और अदाओं से उन्हें बहलाती हो और आखिर में उन्हें अपने पीछे दीवाना बना देती हो। तुम जैसी औरतों की वजह से बसे बसाए घर बर्बाद हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, मेरे बेटे के साथ तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया? उसे दुनिया में कोई और केयर टेकर नहीं मिली थी जो तुम्हें चुन लिया। एरा ने सामने खड़ी औरत को देखते हुए कहा,
मैम प्लीज, जब आप किसी को जानती नहीं हैं तो उसे जज भी नहीं करना चाहिए। अलवी रायचंद ने उसे पूरी ताकत से धक्का देते हुए कहा। ओह प्लीज, ये मासूमियत का नाटक कहीं और करना। मुझे तुम जैसी बाजारू लड़कियों से सख्त नफरत है। एरा मोह के बल जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसके सामने किसी का वजूद आकर रुक गया। उसका चेहरा उस आदमी के जूतों से बस कुछ इंच की दूरी पर था। एरा ने नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखों से कई आंसू बह निकले। सामने खड़े शख्स को देखकर अलवी जी हैरानी से बोली, रुद्र, आप यहाँ? आप तो लंदन में थे ना? रुद्र रायचंद मुस्कुराया। मॉम, मैं लंदन में ही था। सोचा इस बार सबको सरप्राइज दूं। आज सुबह ही आया हूँ। आप लोग सो रहे थे तो सोचा ब्रेकफास्ट पर सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। ये कौन है? उसने अपने कदमों के पास गिरी एरा को देखते हुए पूछा। एरा खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। उसके हाथ और पैरों पर हल्की सी खरोंच आ गई थी। अलवी रायचंद ने नफरत भरी नजरों से एरा को देखते हुए कहा, तुम तो जानते हो, तुम्हारे छोटे भाई को हर साल एक नया खिलौना चाहिए होता है। ये उसका नया पेट है। जब तक दिल नहीं भरेगा खेलेगा, और जब दिल भर जाएगा उठाकर बाहर फेंक देगा। रुद्र ने उस खूबसूरत लड़की को देखते हुए कहा, पर मॉम, ये शक्ल से तो कहीं से भी काम वाली नहीं लगती। अलवी रायचंद ने तंज से कहा, शक्ल से तो ये नाचने वाली भी नहीं लगती, लेकिन ये कोठे पर नाचती थी। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि इसने तुम्हारे भाई को कैसे फंसा लिया। उसे तो किसी का झूठा पसंद भी नहीं है, फिर भी न जाने क्या सोचकर इसे घर ले आया। रुद्र ने एरा को देखते हुए कहा, मॉम, आप तो जानती हैं ना, उसे अपनी जिंदगी में नए नए एडवेंचर्स करने की आदत है। ये भी शायद उसके किसी एडवेंचर का हिस्सा होगा। जब उसका मन भर जाएगा वो खुद ही छोड़ देगा। आप परेशान मत होइए, अलवी जी ने कहा। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी मैं जल्द से जल्द उसके इस नए पेट को उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी, क्योंकि मुझे इससे घिन महसूस होती है। एरा ने दोनों को देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, जरूरी नहीं कि जो हर बार हुआ हो वो इस बार भी दोहराया जाए। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह रुकी नहीं, बल्कि वहां से चली गई। अलवी रायचंद गुस्से से चीखी, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। सुनो लड़की, मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, याद रखना। रुद्र ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, रिलैक्स मॉम, आप एक मामूली सी लड़की को इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं? चलिए, अपना बीपी हाई मत कीजिए। इतना कहकर वह अलवी रायचंद को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। जारी है।